ऐसे ही हमारे समाज की जो रीढ़ होती है वो नारी होती है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज़ हमारे पैनल के लिए। और ये एक बहुत शानदार पैनल होने वाला है। इसमें हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि एक नारी का रोल एमएसएमई सेक्टर में किस तरह से डिफाइन होता है, कैसे एक नारी रोजगार देने वाली भी बन रही है, और कृषि के बाद, एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर है जहां पर सबसे ज़्यादा रोजगार है वो है एमएसएमई सेक्टर। 32 करोड़ से ज़्यादा रोजगार। और इज़न्ट इट अमेजिंग? एक बार फिर से तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पैनल का। तो हमारे साथ खूबसूरत पैनल है। हमारे साथ निकिता बोस जी हैं, सरकारी नीति विशेषज्ञ, नेशनल हेड गवर्नमेंट कवरेज इनवॉइस स्मार्ट से। आप एक्स बैंकर भी रह चुकी हैं। हमारे साथ पूजा शर्मा जी हैं, एग्रीप्रेन्योर एंड फाउंडर क्षितिज मिलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप मिलेट मॉम के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और हमारे साथ आयुषी जैन जी भी हैं, ड्राई एम फूड्स फाउंडर एंड पार्टनर एट ड्राई एम फूड्स। और आपने रेडी टू ईट फूड को घर घर तक पहुंचाया है। इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। तो सबसे पहले निकिता जी आपसे शुरू करूंगी। नारी शक्ति से एंटरप्राइज शक्ति तक आप कैसे डिफाइन करेंगी इसे? एक नारी को एमएसएमई सेक्टर से जोड़कर देखना और उसको रोजगार मिलना, उसका बॉस बनना, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना, कैसे डिफाइन करेंगी? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया, और आप सारे जितने लोग आए आज का समय निकालकर हमें सुनने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति एक्चुअली एक बहुत ही मेरे दिल के करीब टॉपिक है। आई हैव बीन एडवोकेटिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत समय से मैं विमेन एमएसएमईज़ के लिए, उनके वर्चस्व के लिए बात करती आई हूँ। अब आपका ये जो सवाल है, सबसे पहला तो सवाल मन में ये आता है कि क्या नारी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एमएसएमई की श्रेणी में खड़ी भी हो सकती हैं? ये पहले एक सवाल था। आज से 10 साल पहले जब ये लोग क्वेश्चन करते थे या विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सीरियसली नहीं लेते थे, सोचते थे कि टाइम पास करने के लिए कुछ कर रही हैं या थोड़े दिन मन उब जाएगा, कुछ कर ले, घर में बैठे बैठे कुछ हो रहा है, तो ऐसा मतलब बड़ा ही अजीब सा एक थॉट था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी जो मैं कॉन्ट्रास्ट देख रही हूँ, तो अगर आप फिगर्स देखें, एमएसएमई की जो उद्यम रजिस्ट्रेशंस हैं 8.01 करोड़ पहुँच गए हैं ओवरऑल एमएसएमईज ऑल अक्रॉस द कंट्री। उसमें से 3.64 करोड़ अप्रॉक्स आर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। क्या बात है! इट्स अ ह्यूज डिफरेंशियल जो क्रिएट हुआ है। इतना इस लेवल का जो चेंज आया है वो आया कहाँ से है? सबसे पहले तो ये नारी के मन में एक बात आ गई है कि जब मैं घर देख सकती हूँ, अपने बच्चों को देख सकती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देख सकती हूँ, तो क्या मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ, उन्हें बड़ा कर संभाल सकती हूँ? तो मैं क्या एक नया बिजनेस एक अपने बच्चे की तरह उसे स्थापित करके उसे आगे नहीं बढ़ा सकती? तो वो एक जो कॉन्फिडेंस आया है उसकी सराहना करनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो तो खैर उनके परिवार का होता है, नहीं होता अगर तो समाज में उनके कोई दोस्त, कोई मित्र, और सबसे बड़ा हाथ वो है सरकार का, जिसने ऐसी स्कीम्स बनाई हैं, ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिसमें एक गृहिणी, एक महिला, एक उद्यमी जो है आगे बढ़ने के लिए एक कॉन्फिडेंस रख सकती है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग है। और 2016 के बाद जब से ये जो स्टार्टअप इंडिया और जो एमएसएमई क्षेत्र की तरफ जो प्रगति शुरू हुई है, आई थिंक दिस इज़ रिमार्केबल विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जो एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा जो है चेंज आया है। तो बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरह से इन्होंने स्टैटिस्टिक्स की बात कही कि 8 करोड़ अगर यूनिट्स हैं एमएसएमई के, तो 3 करोड़ महिला उसे ओन कर रही हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे समाज में कि अब महिलाएं बिजनेस वुमेन बन रही हैं। पूजा जी, आप कैसे परिभाषित करेंगी एक नारी शक्ति को एमएसएमई से जोड़ना? पहले तो बताइए, मैं आपको मिलेट मॉम बुलाऊं या फार्म लेडी बुलाऊं? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे ये अवसर प्रदान किया, क्योंकि सोशल मीडिया
एक ऐसा माध्यम है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाता है। मैं एक महिला किसान हूँ। मेरा जो सफ़र है वो सिर पे चारे से, घूंघट से, खेती बाड़ी पशुपालन से शुरू होके राष्ट्रपति भवन तक का रहा है, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि हरियाणा में महिलाओं को मतलब बेटियों को यही समझा जाता है कि बेटियों को करना क्या है, बड़े होके शादी कर देनी है और घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना अच्छा आ जाए, बस वो ही बहुत है। तो कभी सोचा ही नहीं था एक महिला किसान, मतलब महिला किसान का नाम अगर आता है तो एक छवि पैदा होती है कि किसान के पीछे खड़ी महिला, उसके सिर पे चारा होगा। और किसान हमेशा मतलब गरीब ही माना जाता है, वो अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन उसकी जो छवि है वो गरीब किसान के नाम से ही है। कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की कि महिला किसान, महिला उद्यमी क्यों नहीं बन सकती, वो बन सकती है। मेरे परिवार में कोई पहले बिजनेसमैन नहीं रहा और ना ही मेरे को कोई बिजनेस के गुर आते हैं। मैं एक बिल्कुल साधारण से परिवार से हूँ। आर्मी में मेरे फादर थे, कैप्टन से रिटायर हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, बस यही बातें मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं। 10वीं पास करते ही मैम मेरी शादी कर दी थी और स्थिति ऐसी हुई कि हस्बैंड की जो जॉब थी वो परमानेंट नहीं थी। दिक्कत तो नहीं है, मैं पूरी स्टोरी सुना रही हूँ। जी जी बिल्कुल, बिंदास होकर सुनाइए। तो मैं 3 बच्चे, मैंने ये सोचा कि अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो गुजारा बड़ा मुश्किल है, क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूं ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। और ऐसे ही मैं अपने साथ में महिलाओं को देखती थी, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी स्थिति आज भी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है। काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, लखपति दीदी, समूह सखी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी। आज महिलाएं इन स्कीमों से जुड़ के, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ के मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उलझने जीवन में बहुत सारी हैं। महिलाओं का जो सफ़र है वो घूंघट से और आगे बढ़ना, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत बड़ी बात है। और आपने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जिसे कहते हैं ना कि विरोधियों को मात देकर आपने, और विरोधी कोई भी हो सकता है, विरोधी इंसान भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और अगर विरोधी नहीं आए जीवन में तो फिर आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। जो रास्ता आपने पार किया है पूजा जी, बहुत बड़ा है। आयुषी जी, आपके पास मैं आती हूँ। फिर सवाल यही रहेगा कि कैसे आप डिफ़ाइन करेंगी नारी शक्ति को, कैसे आप जोड़ेंगी एमएसएमई से, और ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि रेडी टू ईट जो सामान है ड्राई एम फूड्स के ज़रिए उसको आप घर घर तक पहुंचा सकती हैं, खास करके उन लोगों तक जिनके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगी विमेन हैव ऑलवेज बीन एंटरप्रेन्योर्स। घर पे दे वर अनइंसेंटिवाइज्ड एंटरप्रेन्योर्स, बाहर जाकर अपने बिजनेस में दे आर पेड एंटरप्रेन्योर्स। एंड ट्रस्ट मी, आप किसी भी वुमेन से पूछ लीजिए, घर चलाना in any type of home is more difficult than running a business. So going to the fact, ma'am, जो आप बोल रहे हैं, how did we start this? It is women empowerment. My mother started this for us when we were abroad. हमारा main issue था, we are Jains, so we never eat out as much. हमें खिचड़ी और दाल चावल चाहिए थी। 2 दिन पास्ता पिज़्ज़ा खाकर हमारा हो गया था। And we were like, let's figure this out. My mother is a hotel management graduate from 1992 Lucknow. शी डिड हर रिसर्च एंड मैं लॉस एंजलिस से एक छोटा सा डिहाइड्रेटर लाई थी, फ्रूट डिहाइड्रेटर। वो तो ऑफकोर्स 2 दिन में हमारी घी वाली खिचड़ी से उड़ गया वो पूरा उसका फ्यूज़। बट देन वी रियलाइज दैट दिस इज़ पॉसिबल। फिर हमने काफ़ी R&D करी, छोटी मशीन से स्टार्ट करी, लिटरली इस टेबल के साइज़ पर। एंड नाउ इन 5 to 8 years वी आर एट अ 10,000 square foot यूनिट, जहाँ वी वर्क विद ओवर 40,000 मदर्स, चाहे वो चंडीगढ़ हो, यमुनानगर हो, आपका चेन्नई हो, हैदराबाद हो। मदर्स वर्क विद अस टू मेक श्योर कि वो बाहर जा रहे हैं, उनके पार्टनर्स बाहर जा रहे हैं, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, they are able to eat preservative free food with 90% plus nutrition.
वी ऑलवेज से एज अ कंपनी फ्रेश फूड इज़ द बेस्ट फूड, बट जब नहीं अवेलेबल है, दिस इज़ दी ओनली टेक्नोलॉजी, फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स एज वेल एज द फार्मा इंडस्ट्री, वेयर आपका न्यूट्रिशन भी रहता है, आपकी शेल्फ लाइफ भी रहती है, आप बस गर्म पानी डालते हैं और आपका खाना रेडी है। अच्छा, इतना आसान है और उसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं है? हाँ, 100% नारी शक्ति हो गई ना ये, आप पानी डालिए आपका सब रेडी है। क्या बात है। निकिता जी, आपसे, क्योंकि आप फाइनेंशियल सेक्टर में हैं और आप एक्स बैंकर भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में जब आप आज के समय में अपने एम्प्लॉयज़ से बात करती हैं, खास करके विमेन एम्प्लॉयज़, महिलाओं से, तो क्या वो फाइनेंशियली सब कुछ समझ जाती हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन होता है? क्या छोटे से छोटे गाँव और सुदूर वाले इलाकों में अगर एक महिला बैठी है और उसे पेटीएम यूज़ करना है, या पेटीएम नहीं, फंड ट्रांसफ़र करना है, तो क्या आप वो समझा पाती हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको एक टाइम ट्रांजिशन से दूंगी। 10 साल के अंतराल में पूरी कहानी बदल गई है। आज से 10 साल पहले तक पेटीएम तो आप छोड़ ही दीजिए, एक औरत को अपने घर खर्च के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए, इतना खर्चा होगा महीने की सैलरी से, जो भी, चाहे वो जो भी स्तर हो। जैसा मैंने बहुत ज़्यादा नॉर्मली देखा और बहुत हर स्तर पर देखा, ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म लेवल पर देखा या आगे बड़े लोगों में देखा, मैंने हर लेवल पर ये एक माइंडसेट देखा औरतों का कि जो घर की जो इकोनॉमिक अवस्था है उसका जो संचालन है वो किसी पुरुष के हाथ में ही रहता है। और उसमें ट्रांजैक्शंस की बात तो बहुत सालों के बाद आई। हाँ, अब इसके बाद जब धीरे धीरे जो कोविड का जो समय आया 2020, उसमें जब ये कैशलेस वाला सिस्टम हो गया, तब पेटीएम ने एक बहुत ही, या गूगल पे या जो यूपीआई जिसको हम कहते हैं, इसने एक क्रांतिकारिक परिवर्तन लाया है पूरे इकोनॉमी में। उसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन एज विमेन ऑल्सो, नॉर्मल विमेन, नॉट इवन एंटरप्रेन्योर्स, दे ऑल्सो ग्रू। उनको भी ये एक, उनको भी सूझबूझ आई। बट अगेन, एक आप जो गांव के लेवल पे देखें या आप थोड़ा नॉर्मल लेवल पर देखें, औरतें थोड़ा सा रिलक्टेंट रहती थीं। अब मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें इस तरीके की हैं जहाँ पर औरतें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में डरती हैं, या कुछ एक स्तर हो सकता है जहाँ पर एजुकेशन की अभी भी ज़रूरत है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो जितने हमारे जो बैंक्स हैं वो निरंतर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इनिशिएटिव आया है सरकार का, कि सारे ग्रामीण इलाकों में भी फाइनेंशियल नॉलेज एंड अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। नहीं तो महिलाएं सीख पा रही हैं? महिलाएं काफ़ी हद तक काफ़ी प्रगति है। आई स्टिल से कि इट्स रियली अ लॉन्ग माइल टू गो, बट पहले के कंपैरिजन में बहुत प्रगति तो है। क्या माइंडसेट में बदलाव आया है? एक महिला ये सोच पाती है कि अब मैं घर की कमान संभाल रही हूँ, बिल्कुल, मैं पैसा दे रही हूँ, मैं दूध वाले को पैसा दे रही हूँ, मैं तमाम जगहों पर पैसा दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अलग लेवल की एक इंडिपेंडेंस भी आई है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आंकड़े भी बता रहे हैं कि महिला उद्यमी कितना आगे बढ़ रही, बन रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। वो एक जोश आ रहा है, वो एक ताकत आ रही है अंदर से कि हम ये कर सकते हैं। कहीं कहीं पर परिवार, उनका खुद का हस्बैंड, उनके बच्चे एक रास्ते का रोड़ा बनते हैं, कहीं कहीं पर वही आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हर तरीके की स्टोरीज़ हैं पूरे इंडियन इकोनॉमी में, बट प्रगतिशील स्टोरीज़ हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं, जिससे कि हम आगे मैं इस पर एक एक्चुअली आपको बात कहूँगी कि अगर एक कोई नॉर्मल उद्यमी आगे बढ़ता है तो हाँ, लोग उन्हें देखते हैं कि हाँ ये आगे बढ़ा है। बट अगर कोई महिला उद्यमी आगे बढ़ती है, जैसे हमारे साथी जो बैठी हुई हैं, इनको देख करके सिर्फ ये अपने आप को ही आगे नहीं बढ़ा रही हैं, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी क्रिएट करी है, जिन्हें देखकर और महिलाएं भी सोच रही हैं कि मैं भी आज एक घूंघट ओढ़ने वाली महिला जो आज आपके चैनल के थ्रू शायद देख रही होंगी इन्हें, तो वो भी सोच रही होगी कि मैं भी जो है अपने घूंघट से राष्ट्रपति तक का रास्ता क्रिएट कर सकती हूँ। तो महिला उद्यमी इज़ नॉट ओनली अ महिला उद्यमी, वो अपने लिए ही आगे नहीं बढ़ रही, वो एक पूरे इकोसिस्टम के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है। और उसकी वजह से जो है बहुत सारी महिलाओं को आगे प्रेरणा मिलती है। तो प्रगति है, फिर से मैं आपको कहूँगी कि बहुत प्रगति हो सकती है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गति है वो अच्छी है, तीव्र गति है। बहुत अच्छी बात है। पूजा जी, आपको कैसा लगता है जब आप रोज़गार देती हैं, गांव में जाती हैं, महिलाओं से बात करती हैं? आपने खुद कहा कि आपके घर में भी वो माहौल नहीं था
महिलाओं को आगे बढ़ाने का, लेकिन अब आप खुद रोज़गार देती हैं, तब कैसा लगता है? एक समय था मेरे पास ही कोई काम नहीं था। 2013 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के ट्रेनिंग ली और उस समय 10 महिलाओं को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। और महिलाएं जैसे तैसे करके मैंने इकट्ठी भी कर ली, लेकिन आमदनी नहीं थी। हम किराया भी नहीं दे सकते थे केवीके जाने का। केवीके में जो रिफ्रेशमेंट होता है हमने वो मना किया और उसकी जगह पे हमने उसका किराया लिया। ऐसी स्थिति थी। और महिलाओं ने ट्रेनिंग ली, काम शुरू किया। हमने सोया नट्स की ट्रेनिंग ली थी, रोस्टेड जो सोयाबीन होती है। मैं एक महिला किसान हूँ, मैंने उन्हीं चीज़ों को चुना जो हमारे किसान भाई खेत में उगाते हैं। उन्हीं से हम अनाज खरीद के उसको वैल्यू एडिशन करके उसको हम मार्केट में देते हैं। आज 70 से 80 प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल हैंडमेड, हेल्दी और सीधे किसानों से मतलब हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसमें काफ़ी तरह के बिस्किट हैं। हम लोगों को कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बना के देते हैं, जैसे वीगन, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, जैसी जिसकी डिमांड होती है। हम कैंसर पेशेंट तक के ऑर्डर बनाते हैं आज, और लोग इतना पसंद करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं बिल्कुल देसी घी, खांड और आटा हम खुद पीसते हैं, किसानों से अनाज खरीदते हैं, उसको हम पीसते हैं। और जो गांव की अनपढ़ महिलाएं थी उनको रोजगार चाहिए था और उन्हीं को मैंने अपने साथ में जोड़ा है। आज वो अनपढ़ महिलाएं ये बोलती हैं आज फ्लैक्स सीड कुकीज बनेंगी, इसमें वनीला एसेंस डाला या नहीं डाला। तो दिल को मतलब एक खुशी होती है कि देखिए, एक तो वो कम पढ़ी लिखी हैं, ऊपर से कई ऐसी महिलाएं हैं जो 60 साल से ऊपर हैं लेकिन वो काम कर सकती हैं। 60 के बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है, लेकिन भूख तो 60 के बाद भी लगती है। तो हम उनको अपने साथ लेके चलते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए। छोड़ेंगे नहीं पीछे, और उनसे वही काम कराते हैं। जैसे बैठे बैठे कुछ महिलाएं पैकिंग कर लेती हैं, कुछ जैसे बिस्किट का वेट कर लेती हैं, क्योंकि हमें देखना है कि उनसे क्या काम हो सकता है। आज वो महिलाएं एग्जीबिशन में हमारे साथ जाती हैं। आज मैं बड़े बड़े प्रोग्राम में जाती हूँ, विज्ञान भवन में, तो उनको साथ लेके चलती हूँ। इससे क्या है कि महिलाओं की सोच बदली है, उनके अंदर रहन सहन, बोल चाल, काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आया है। मैं तो झज्जर के बाकरा गांव की बेटी हूँ, बिल्कुल एकदम हरियाणवी लैंग्वेज है मेरी, और मेरे चुटकुले भी आते थे पहले एफएम में। तो वहाँ से निकल के और यहाँ तक आना, आज आप लोगों के बीच में हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बहुत लंबी स्टोरी है मैम। खंडर भूतिया हवेली थी। ये नाम किसने दिया आपको? मिलेट मॉम किसने बताया, बुलाया सबसे पहले? मैं मिलेट पे काम करती हूँ और मेरी जो बेटी है आज वो शेफ है, कंपनी की डायरेक्टर भी है। तो मिलेट उन्होंने नाम दिया? हाँ जी, उन्होंने बोला आप मिलेट मॉम है? बिल्कुल। देखिए, ग्रामीण महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, लेकिन बेटी का मैंने IHM पूसा से कोर्स कराया। आज वो शेफ है, वो हमें हर चीज़ सिखाती है, कैसे एक बेकरी होती है, कैसे महिलाओं को ड्रेस पहननी है, कैसे साफ सफाई रखनी है। मतलब वो मेरे से छोटी है लेकिन उससे हम सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज कोई भी महिला जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो सारी लखपति हैं। जैसे कि सरकार का सपना है कि लखपति दीदी बनाना है। मैं हरियाणा की पहली लखपति दीदी हूँ, और जिस दिन करोड़पति स्कीम लागू होगी मैं सबसे पहली करोड़पति भी हूँ। एक समय था मेरे सिर पे चारा होता था, घूंघट ऐसे ऊपर करके देखना होता था, ऊपर से सिर पे चारा, और आज मैं अपनी गाड़ी खुद चलाती हूँ। आज मैं पूरा देश घूम चुकी, वो भी हवाई जहाज में, जिसका मेरा सपना था कि मैं कभी जहाज में भी बैठूंगी। लेकिन आज जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं पूरे देश की, वो मेरे को इनवाइट करती हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ के रोज़गार ढूंढने की बजाय रोज़गार देने वाले बने। मैं इतनी कम पढ़ी लिखी होके यहाँ तक आ सकती हूँ, तो और लोग क्यों नहीं आ सकते। महिलाएं जो है यूट्यूब पे मेरी काफ़ी सारी वीडियो देख के मोटिवेट होती हैं, और वो
मेरे से फ़ोन करके सलाह लेती हैं कि कौन सी सरकार की स्कीमें हैं जिनसे आप जुड़े और यहाँ तक पहुँचे, जबकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको हिंदी नहीं आती और मेरे को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन भाव से हम एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं और मैं स्कीमों के बारे में उनको बताती हूँ। क्यों महिलाओं के हाथ हमेशा ऐसे रहे, उनके हाथ देने वाले भी हो सकते हैं। हमें अगर सब्जी के लिए भी 10 रुपये लेने होते थे तो पति के सामने मतलब ऐसे करना पड़ता था। और महिलाओं की कोई इतनी वैल्यू भी नहीं थी परिवार में। कोई भी काम होता था तो उनसे पूछा नहीं जाता था, लेकिन आज महिलाओं से सलाह ली जाती है, क्योंकि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। आज 13 एसएचजी हैं मेरे, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा है। जब भी परिवार वालों को पैसे की ज़रूरत होती है, महिलाएं 2 लाख 3 लाख रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेके और परिवार वालों के हाथ पे रख देती हैं। तो इससे क्या है कि वैल्यू बढ़ी है। मैं जितनी भी सरकारी की स्कीमें हैं उनसे जुड़ के ही मैं आगे बढ़ी हूँ। काम के साथ साथ नाम भी हुआ है और परिवार में ओहदा भी बढ़ा है सभी महिलाओं का। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और ये बदलाव है सबसे बड़ा इतने सालों में। आयुषी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी एमएसएमई सेक्टर्स में क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए सरकार तो अपने स्तर पर काम कर रही है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या आपको चैलेंजेस आते हैं? क्या पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर चैलेंजेस आते हैं? क्या एक्सेस को लेकर चैलेंजेस आते हैं कि मार्केट एक्सेस बहुत आसानी से नहीं मिल पाता है? या फिर नेटवर्किंग को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं कि नेटवर्किंग नहीं ईजी हो पाती है? तो व्हेन यू स्टार्टेड, जब कोई एमएसएमई स्टार्ट करता है तो हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि वो स्टार्ट जब होता है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे रास्ता मिलता है, और उस रास्ते पर जब चलना शुरू करते हैं तब क्या कठिनाइयाँ आती हैं? एब्सोल्युटली, आई वुड से इट गोज़ बैक टू आवर कैक। सब लोग पूछते हैं आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। आपने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, आप कल गोल्ड कॉइन बेच रहे हो सस्ते में, तभी भी पीपल वोंट बिलीव यू एंड बाय इट। तो हाउ डज इट कम्स डाउन टू नेटवर्किंग, इट कम्स डाउन टू एक्सेस। तो फर्स्टली आपको एक बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में होना ज़रूरी है। फॉर मी, राकेश जी हमारे हेड है जिनको आपने सुना था लास्ट पैनल में, तो वो एक एक्सेस देते हैं, दे अंडरस्टैंडिंग देते हैं। अच्छा, जेड सर्टिफिकेशन करवाना है, अभी एक प्रोग्राम हो रहा है, आप समझिए जेड सर्टिफिकेशन क्या है। एसोसिएशंस अपनी मीटिंग्स रखती है, अपनी नेटवर्किंग करवाती हैं, तो आपको ऑन ग्राउंड समझ आता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स and how can you implement it. Then there are many other platforms. I would say एक और चीज़ मैं I would want to say is, हम अपने एंड पे फाइनली इट इज़ ऑल अबाउट इकोसिस्टम। जो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैम ने बोला उनके साथ मैम लेडीज़ गई, बाहर गई, उनने समझा कैसे करना है, कैसे क्या करना है। जब तक एक्सपोजर नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं रहेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो गिविंग दैट एक्सपोजर एंड ऑल्सो फॉर अस, हम लोग बहुत अनएजुकेटेड लेडीज़ को हायर करते हैं 50-60 ईयर्स के एज ग्रुप में। हमारे 50 to 60 ग्राम्स के पैकेट्स हैं, तो कोई भी महिला 60 ग्राम कोई भी पकड़ सकता है। हमने क्या कर रखा है, हमने ऑटोमेटेड, सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स लगा रखी हैं। उसमें सुपरवाइज़र ने सेट करा कि 30 ग्राम, 40 ग्राम, 100 ग्राम सेट करा। इसके लिए आप ट्रेनिंग देते हैं? वो सुपरवाइज़र ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे ये लेडीज़ समझ जाती हैं। आपको समझना है, सारी लेडीज़, 60 ईयर्स की भी लेडी आज के दिन एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रही हैं, वो 60 रुपीज़ काउंट कर कर सब्जी खरीद रही हैं। तो वो पहले दिन तो बोलती हैं कि मुझे तो नहीं दिख रहा दीदी, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट एज शी ऑल्सो सेड आफ्टर 2 वीक्स वो बोल रहे हैं वेनिला एसेंस कहाँ है दीदी। तो वो हमें भी बोलते हैं दीदी आपने ये गलत डाला है, 60 ग्राम राजमा नहीं 70 ग्राम राजमा डलना था। सो इट इज़ एक्सपोजर, इट इज़ ऑन गोइंग। एंड नेटवर्किंग में आई वुड से महिलाओं के लिए स्पेशली इन स्मॉलर एंड बिगर सिटीज़ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। सोशल मीडिया के थ्रू, आई एम पर्सनली कलेक्टेड थ्रू जैन इंडस्ट्रियल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी इकोसिस्टम है। हम लोग ग्लोबली, मेरे सबसे बड़े क्लाइंट्स जैन्स हैं, मेरा खाना जो वेजिटेरियन खाते हैं, एंड मैं ग्लोबली, चाहे वो जैन्स हो, थाईलैंड में हो, वियतनाम में हो, नेपाल में हो, स्विट्ज़रलैंड में हो, एंड इंडिया ऑफ कोर्स, आई एम कनेक्टेड टू देम। सो देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स फॉर वुमेन टू एक्चुअली गो आउट। सबसे मुश्किल क्या है? पैसा कमाना मुश्किल है? पैसा अब इंडिया में आ गया है। इफ़ यू हैव अ वाइबल बिजनेस देन यू विल गेट फंडेड। ऐसा नहीं है फर्स्ट डे हो जाता है, यू विल बी लकी।
आराम से पैसा मिल जाता है। इकोसिस्टम में आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैम ने बोला, और नेटवर्किंग करनी पड़ती है। यू हैव टू कम टू प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करा है, लोगों से मिलना पड़ता है, प्रोडक्ट समझाना पड़ता है। मैम का प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट इतना यूनिक है, जब तक लोग टेस्ट नहीं करते, एग्जीबिशंस करनी पड़ती हैं, बट उसमें भी सरकार इतनी सब्सिडीज़ देती हैं, सब्सिडाइज वुमेन स्टॉल, सब्सिडाइज प्रोग्राम्स, आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं, बस हिम्मत रखनी पड़ती है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, मैम मैं उल्टा सोचती हूँ कि चैलेंज क्या है, उसको सॉल्व क्या कैसे करना है। I have two partners. I have my mother, I have my husband. So continuously I would say one is technology. I am a technology person, a chemical engineer. So I would say हम लोग because make in India पूरी की पूरी हमारी यूनिट मेक इन इंडिया है. So I would say right now technology, because जो हमें नई टेक्नोलॉजीज चाहिए इस टाइम सिर्फ यूरोप में है, यूएस में है, and we do not want to import. So we want to figure out इंडिया में ये कैसे बने. तो मेरे लिए अभी वही चैलेंज है. चलिए, बड़ी बात है। आप ये बात रखने का मादा, हिम्मत, बहुत बड़ी बात है कि आप समाज में रख पा रही हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर पा रही है। निकिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अगर एक महिला छोटे उद्योग से शुरू करना चाहती है, एक स्टार्टअप से, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कॉन्फिडेंस या फिर वो एक डर भी होता है असफलता का कि हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। तो आपके पास भी अगर इस तरह की महिलाएं आती होंगी, तो फिर कैसे आप उन्हें समझाती हैं, कैसे कन्विंस करती हैं कि नहीं, आप अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं? देखिए, मैं चाहे कोई भी महिला मेरे ऊपर जितना भी विश्वास रख सके, सबसे बड़ा आपको जो आपकी जो ताकत होती है वो होता है आपका परिवार। भले ही आपके हस्बैंड हो या आपके बच्चे हों, जैसे अभी मैडम बता रहे थे कि उनकी बेटी उनको हेल्प करती है, आपके भी हस्बैंड और आपकी मदर, राइट। तो फैमिली जो है, जो हमारा परिवार है, वो हमारा सबसे बड़ा पिलर है। तो वो अगर आपका साथ दे दे तो आई थिंक पहला आपका पड़ाव जीवन का पार हो जाता है। हस्बैंड सिर्फ इतना ही कह देना कि मैं हूँ ना, उतना ही काफ़ी है किसी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से महिलाओं की, जो उद्यमी महिलाएं हैं, जो एस्पायरिंग महिलाएं हैं, जो बनना चाहती हैं आगे, कई जगह मान के चलिए 60-70% ऐसा होता ही है कि परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है, ऐसे भारतीय मानसिकता कह लीजिए या जैसा भी कह लीजिए, कि जो लड़की है उसका धर्म है कि वो पहले अपने परिवार को आगे रखे, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कहीं ना कहीं मन में गिल्ट रह जाता है कि हम जो अपने काम के लिए कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या हम अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह ये फील भी कराया जाता है, यह एक्सपेक्टेशन ये होती है कि घर आए, चाहे वो ऑफिस से आए, चाहे वो बिजनेस करके आए, घर में आकर के एक बार चूल्हा चौका संभाले। तो वो एक जो थॉट प्रोसेस है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें जो है चेंजेस अब लाने की ज़रूरत है। देखिए, आप अगर एक उद्यमी महिला से आप जब वो कमा के ला रही है तब आप खुश होते हो, तो आपका भी ये धर्म होना चाहिए कि उसको आप कैसे कंफर्ट दे सकते हो, किस तरह, क्योंकि वो भी एक कंट्रीब्यूटर है। और अगर वो उद्यमी नहीं भी है, जैसा कि मैडम ने कहा कि हर विमेन जो हाउसवाइफ भी होती है वो एक एंटरप्रेन्योर है। वो कैसे एंटरप्रेन्योर है? वो अपने हस्बैंड को हेल्प करती है आगे करने के लिए, जैसे कि वो धनोपार्जन करके घर में इनकम ला सकता है। तो उस जो अनपेड सर्विस है उसका प्रोत्साहन करना ज़रूरी है। तो हर उद्यमी महिला को मैं ये कहती हूँ कि आप अगर उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर हुई हैं, अगर आप सोच रही हैं कि आप उद्यमी बनने जा रही हैं, तो इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। आपको जो है भयंकर मुसीबतों का सामना, आपका चैन खत्म हो रहा है। आपके सामने ये सक्सेस स्टोरी पाने के लिए जो है आपने बड़ा पहाड़ क्रॉस किया है, वो आप जो स्टोरी बताना चाह रही हैं, मैडम बहुत देर से सोच रही हैं कि मैं थोड़ा सा और बता सकूं। मैं समझ रही हूँ उनका भाव अंदर, कि उनके अंदर स्टोरी बहुत लंबी है, क्योंकि 5 मिनट में आप अपने जीवन गाथा नहीं सुना सकते। तो वो जो विषमताएं हैं, वो जो सामने जो कठिनाइयां हैं। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या था जब आप शुरू कर रही थी? तब चैलेंज था, या महिलाएं आप तक आती थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर, तब चैलेंज था? देखिए, मेरा जो करियर रहा है उसमें मैं बैंकर भी रही हूँ, मैं कुछ टाइम के लिए एंटरप्रेन्योर भी रही हूँ 5-6 साल, और उसके बाद फिर मैं मंत्रालय में मैंने सरकारी स्कीम्स में काम किया है, और उसके बाद मैं इस कंपनी में आई।
तो पिछले 17-18 साल में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बटोरा है, उससे मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं एंटरप्रेन्योर थी तब मेरे लिए एक ढाढ़स था कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, मेरी फैमिली साथ है, बच्चा छोटा था तब भी जो उन्होंने कहा कि मैं हूँ, तो वो मुझे लगा कि अगर ये ना होता तो शायद आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता। लेकिन जब मैं और औरतों को देखती हूँ, जब मैं स्टार्टअप्स को मेंटोर करती हूँ, जब मैं एमएसएमई से बात करती हूँ, तो ये मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक्सेस टू फाइनेंस, जिसको हम कहते हैं कि पैसा, कोलैटरल कहाँ से आएगा, आइडिया तो मन में है बट पैसा कहाँ से आएगा, एग्जीक्यूशन। दूसरा जो है एक्सेस टू मार्केट, हमारे पास पैसा भी, हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, लेकिन सही कस्टमर तक कैसे पहुँचे, डिजिटल मार्केट को कैसे समझें। उसी से आता है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी आजकल क्या है, जैसा आप कह रहे हैं सिंपल यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, लेकिन क्या हम अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट वगैरह के थ्रू आगे दे सकते हैं, या ओएनडीसी या जो आपके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे ऑन बोर्ड करा सकते हैं। और जो चौथा और जो इम्पोर्टेंट है वो है स्किल्ड लेबर का होना साथ में, है ना। तो ये सारे 4-5 इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किए हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई, या जो कि ग्रामीण से थोड़ा सा ऊपर स्तर के महिलाओं के लिए जो उद्यमी बनना चाहती हैं, या जैसे जो प्रधानमंत्री की जितनी भी उद्योग के लिए जो स्कीम्स आई हैं, जो आप msme.gov.in के अंतर्गत देख सकते हैं। हर एमएसएमई मंत्रालय की स्कीम में विमेन के लिए रिजर्वेशन है ही है। और शी मार्ट जैसे आए हैं, जैसे कि आप डिजिटल दुकानें बना सकते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। सिर्फ महिला उद्यमियों को आज की डेट में एक काम करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, एमएसएमईज़ के ऊपर जो भी न्यूज़ आ रही है उसको सुनना है, समझना है, और जो क्वेश्चन दिमाग में आता है उसका सही इंसान से आंसर लेना है। ये तो आपने बहुत प्रोसेस important को आसान बना दिया कि जो लोग ये जानना चाहते हैं, खास करके महिलाएं, वो इस प्रोसेस के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं। जिनके मन में एक ज़रा सा भी कीड़ा है ना कि हमें तो व्यापार करना है, तो उस व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात कही, एक बार प्लीज़ तालियां बजा दीजिए मैम के लिए। पूजा जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी है, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन क्या आपको कभी फंडिंग की दिक्कत आई स्टार्टिंग में जब आप सोच रहे थे, या इसके अलावा मिलेट ही क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि देखिए मिलेट पर भी सरकार बहुत ध्यान देती है, मिलेट का पूरा साल डेडिकेटेड रहा, और सुपर फूड कहा जाता है। लोग इस मोटे अनाज का फ़ायदा देख रहे हैं कि इससे काफ़ी फ़ायदा है। तो आपने इसी को क्यों चुना, और आपके क्या क्या मुश्किल आई जब आपने सोचा कि नहीं मुझे तो करना है, तो करना है, तो फिर आगे गाड़ी आगे कैसे बढ़ी? देखिए, मैंने बताया मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में मोटे अनाज का ही खाना होता था शुरू से ही। बाजरा, ज्वार, गेहूं तो बहुत बाद में आया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो रागी, ये चना, जौ, ज्वार, बाजरा ये ज़्यादा खाते थे। और सबको पता है कि हरियाणा में इतने पहलवान क्यों आते हैं, देसी खाने की वजह से, दूध, दही और मोटा अनाज। तो बचपन से मैं वो चीज़ें देखती थी, इसलिए मैंने इसको अपनाया। फाइनेंशियल दिक्कत आई कई बार, लेकिन जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, मैंने बताया 13 एसएचजी बने हुए हैं, उसमें मासिक बचत करती हैं महिलाएं 100-100 रुपये, 200-200 रुपये। छोटी बचत से बड़ा मतलब वो अपना फ़ायदा कर सकती हैं। आज जब भी महिलाओं को पैसे की ज़रूरत होती है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेती हैं। ये हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्कीम है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर एक ग्राम संगठन बनता है। जैसे समूह में सरकार पहले 10,000 रुपये एक समूह को देती थी, जो कभी वापस नहीं करना होता, और मासिक बचत महिलाओं की होती थी उनकी इच्छा अनुसार, 100 रुपये महीना भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो आज उसी से महिलाएं 1 से 2 लाख रुपए लोन लेती हैं। फिर जो ग्राम संगठन समूह के ऊपर बनता है, उसमें सरकार 50,000 रुपये डालती है। तो वो जिन महिलाओं को समूह से मिल गया और पैसा नहीं है, तो दूसरी महिलाओं को हम ग्राम संगठन से लोन देते हैं। तो इस तरह से कोई महिला वहाँ से लोन लेके पशुपालन शुरू कर सकती है, दूध बेचती है, घी बेचती है। ऐसे ही किसी को पार्लर का काम शुरू करना है तो वो उसमें से पैसे ले सकती है। 1 रुपये सैकड़ा ब्याज पे होता है, और वो किस्तों में उस पैसे को वापस करती है। और वो जो 1 रुपये सैकड़ा ब्याज होता है वो भी उन्हीं महिलाओं का होता है, समूह का ही। तो इस तरह से हमें मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे एमएसएमई लोन मैंने लेके 20 लाख का
और मशीनरियाँ लगाई हैं जिसमें 35% सब्सिडी भी मिली है। तो सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनसे जुड़ के हम फ़ायदा उठाते हैं। महिलाओं के अंदर जोश, जुनून, जज्बे की कमी नहीं होती, कमी सिर्फ सहयोग की होती है। उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता। कुछ महिलाएं हैं शुरू करती हैं फिर वो बंद भी कर देती हैं। कारण क्या है? परिवार साथ नहीं देता। कई बार ऐसा होता है महिलाएं ट्रेनिंग लेके काम शुरू कर लेती हैं, वो सरस मेलों पे डिपेंड हो जाती हैं। सरस मेले हमेशा नहीं लगते, कभी कभी लगते हैं, तो अच्छा रिस्पांस मिलता है उनको। तो जैसे कभी कौशल की कमी आई कि हाँ ये मुझे ये नहीं आता है, मुझे सीखना है, तो ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ। किस बारे में? एक स्कीम है हरियाणा सरकार की, एक्सप्रेस योजना, जिसके तहत महिलाओं को गाड़ी दी जाती है। उनको जैसे सामान इधर से उधर ले जाना है, तो मैंने भी उसी स्कीम के तहत 3 लाख रुपए दिए जाते हैं 5 साल के लिए, जो बिना ब्याज के होते हैं और उनको किस्तों में वापस करना होता है 5 साल में। मैंने भी उसमें गाड़ी ली और टाटा टिगोर ली। गाड़ी लेने के बाद मतलब गाड़ी लेके खड़ी कर ली लेकिन चलानी नहीं आती। अब उसको पीछे करना है, आगे करना है या कहीं पे जाना है तो किसी को बुलाना पड़ता। उसके लिए ड्राइवर रखा आपने? नहीं रखा। तो कभी सोचा ही आपने नहीं था चलाना नहीं सीखी फिर? नहीं सीखी। मतलब फिर मैंने अपनी गाड़ी खुद से सीखी कि मतलब बड़ी बात है, अगर मैंने गाड़ी ले ली और इसको चलाना नहीं आता तो बड़ी मतलब बेइज्जती वाली बात है, लोग क्या कहेंगे, ली क्यों थी। तो और मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं गाड़ी चला भी लूँगी, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि मेरे से अच्छी गाड़ी कोई चला ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात। आयुषी जी, आप फूड बिजनेस में हैं, तो फूड बिजनेस में कौन सी बड़ी गलती लोग करते हैं और क्या दिक्कत आती है? अगर कोई 25 साल की लड़की आपके पास आए कि मुझे फूड बिजनेस खोलना है आपसे प्रेरणा लेकर, तो आप उसे क्या सलाह देंगी और क्या ये भी बताएंगी कि क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं जो तुम मत करो? एब्सोल्युटली, जितना मैं गाइड कर सकूंगी। मैं बोलूँगी फूड ही नहीं, किसी भी सेक्टर में आज के दिन और आगे भी द बिगेस्ट इशू आई सी इज़ ईगो। चाहे वो उनका हस्बैंड का ईगो हो या वाइफ का जिसको स्टार्ट करना है, या लड़की का, कि मैं इतने छोटे से कैसे स्टार्ट करूं। आज के दिन भी कभी कभी लेबर नहीं आया, ऑर्डर ज़्यादा आ रखे हैं, मैं मेरे पार्टनर लगकर पैकिंग करवाते हैं, वी मेक श्योर सारे काम ख़त्म हो रहे हैं, बट कई लोग उस बात को बहुत छोटा मानते हैं और उसी चक्कर में फंसकर, उसी ईगो में फंसकर वो बढ़ नहीं पाते कि आप इतना काम कर रहे हो, आप तो कल ही आपको 200 करोड़ का बिजनेस कल ही बन जाएगा। वो इशू की वजह से फैमिली, वी ऑल टॉक्ड अबाउट फैमिली, बट लोग क्या कहेंगे चक्कर में आधे लोग बंद कर देते या स्टार्ट ही नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो अगर ये एलिमिनेट हो जाए, ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कहते ही हैं, कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे। So you have to keep pushing through, you have to raise capital, you have to set it up and you have to start selling. फिर तो एक बंदा खरीदेगा, फिर 2 खरीदेंगे, फिर 100 खरीदेंगे। तो आपके लिए क्या प्रॉब्लमेटिक था? यही ईगो? मेरे लिए तो नहीं था, मैं तो बिल्कुल आई वुड से मेरे लिए घर पे था। हमारे लिए, मुझे याद है कई फैमिली मेम्बर्स ने बोला ये क्या चीज़ आप बढ़ा रहे हो, वो चटनी बनाओगे क्या घर पे बैठकर? तो हम, राजमा कौन बेचता है? राजमा तो रोड पे 10 रुपए का मिलता है, सरकार 20 रुपए की राजमा चावल कैंटीन में बेच रही है, ये क्या बेच रहे हो? आज के दिन भी बोलते हो कुंग पाव चावल और ये मंचूरियन चावल बेचे ना आप लोग, राजमा चावल दाल चावल क्यों बेच रहे हैं? तो वो ये सुनना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। यू नो कि यू आर केटरिंग टू पीपल जिनको बेसिक घर का खाना चाहिए, एंड यू मेक श्योर कि आपको देसी घी का बेस्ट क्वालिटी का खाना बनाना है तो बनाना है, चाहे क्वालिटी रहे बट क्वांटिटी कम रहे, बट क्वालिटी ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, एंड थैंकफुली आई एम बैक्ड बाय पीपल इंक्लूडिंग माय हस्बैंड हु इज़ ओके विद द फैक्ट दैट इफ़ वी गो स्लो इट्स फाइन, बट क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपके पास भी निकिता जी लोग ऐसे आते हैं जो हमें बहुत जल्दी है, हमें कमाने की बहुत जल्दी है और हमें तुरंत पैसा बनाना है, तो क्या ये कह सकते हैं जैसे आजकल का जेनजी है वो ये सोचता है 22 साल की उम्र में करोड़पति बन जाए, तो ये हो सकता है कि 22 साल की उम्र में कोई करोड़पति बन जाए? ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत की बात है
कि 22 साल की उम्र में करोड़पति बन जाए, अगर स्वयं धनवंतरी कुबेर आके आपको आशीर्वाद देते हैं तो। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं है। आई मीन जिसकी किस्मत साथ दे, ये एक अलग बात हो गई। बट ये जो आप जेंजी की बात कर रहे हैं, जेंजी में मैं जो ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, दो चीज़ों की बहुत प्राथमिकता है कि एक तो इनके अंदर पेशेंस काफ़ी कम लग रहा है मुझे, कि अगर कोई आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक आप नेचुरल एक चीज़ देखिए कि अगर कोई छोटा बच्चा अगर पैदा होता है तो क्या वो तुरंत ही अगले दिन से पढ़ाई करके कॉलेज ग्रेजुएट हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपका बिजनेस एक आपका एक छोटे बच्चे की तरह होता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप ट्रैक्शन बनाओगे, मार्केट में अपना प्रोडक्ट रखोगे। ये जो सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ बैठी हैं, ये लोग भी एक दिन में एकदम ऐसे आ जा करके नहीं बैठ गई हैं, ये कल की बात नहीं बता रही, ये सालों का परिश्रम है। तो ये पेशेंस जो है ना कि 1 साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं हो रहा है, वो वाला जो थॉट है ना कि छोड़ो यार कुछ और देखते हैं, तो वो पेशेंस की एक तो बहुत भयंकर कमी है। दूसरा जो मैं देखती हूँ कि जो कॉपी पेस्ट मॉडल ऑपरेट करता है अभी आज की जनरेशन में, कि इनका ये बिजनेस चल गया यार, ये अपॉर्चुनिटी है, मैं भी स्टार्ट करूँगा। सेम टू सेम। ठीक है। मैं बोलती हूँ कि मैं और मेरी बहन, हम लोग अपने एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन हम दोनों की सिचुएशंस अलग हैं। जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो उसके साथ सक्सेसफुल हो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ सबको समझना चाहिए कि हमेशा अपनी रिसोर्सेज को देखें, अपनी सिचुएशन देखें, आप कि कैसे कितना मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो, कितना फाइनेंस आप अरेंज कर सकते हो, किस लेवल के रिसोर्सेज आप जो है अपने साथ हायर कर सकते हो, और क्या आपका जो आइडिया है, जो प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट में कुछ डिमांड है भी कि नहीं। जनरली जो स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मैंने अपने पिछले दैनिक के साथ के इंटरेक्शन में ये कहा था कि वो विवाह कर लेते हैं अपने आइडिया के साथ कि यही है, अब तो मतलब ये मैंने बना लिया, ये मैंने सोच लिया तो यही चलेगा। ये नहीं सोचते कि जो सामने जिसको हम बेच रहे हैं उसको उस चीज़ की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो वो एक जो ट्रैक्शन है, वो थॉट प्रोसेस। तो पहली चीज़ आप पेशेंस रखिए। आपने अगर कुछ स्टार्ट किया है तो एटलीस्ट 2-3 साल तो दीजिए, उसे समझिए, तो उसको भी समझने दीजिए एटमॉस्फेयर को। और दूसरा, प्लीज़ दूसरे की सक्सेस स्टोरी आप कॉपी नहीं कर सकते, किसी की किस्मत आप कॉपी नहीं कर सकते। बिल्कुल, हर व्यक्तित्व अलग है और धैर्य से सब बात आगे बढ़ जाती है। कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने लिखी हैं और हम आखिरी उस पे हैं पड़ाव पर, कि ज़िंदगी तू है अस्त व्यस्त, ज़िंदगी तू है अस्त व्यस्त, तो रहना, तुझे भी व्यवस्थित करेंगे, तू रहना। हम अभी खुद को संवारने में व्यस्त हैं, तू साथ निभा सकती है तो ठहरना। तो ये ज़िंदगी के लिए है, और जो जज्बा औरतें दिखाती हैं, महिलाएं दिखाती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बस यही कहना चाहेंगे कि महिलाएं कमज़ोर होती नहीं हैं, जो महिलाओं को कम आंकते हैं उनकी सोच कमज़ोर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी, पूजा जी, आयुषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस सेशन के लिए।